प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने रूबरू हैं और इस कंसेप्ट का नाम है ड्राई लैबिंग। संभवतः इस शब्द को सुन के आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि फोरेंसिक साइंस के साथ ड्राई लैबिंग का क्या मतलब है। साथियों, अक्सर आपने सुना भी होगा, जो मेरे वीडियो भी देखे हैं आपने, मूवीज़ में देखा है, बहुत सारे सीरियल में देखा है, बहुत सारे फिक्शंस आपने पढ़े होंगे। उसमें ऐसा लगता है कि फोरेंसिक साइंस एक जादुई छड़ी है। ये बात काफ़ी हद तक सही है कि फोरेंसिक साइंस का रोल क्राइम डिटेक्शन में बहुत बड़ा है, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है, एक इसका दूसरा पक्ष भी है। और वह पक्ष है कि किस तरीके से लोग फोरेंसिक साइंस को मिसयूज करते हैं, जिससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस यानी कि अन्याय होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे बहुत से प्रकरण प्रकाश में आए हैं। विशेष करके 2000 के दशक में न केवल यूएसए में बल्कि और भी बहुत सारे कंट्री में ऐसे प्रकरण सामने आए। तो मैं साथियों बताता हूं आपको ड्राई लैबिंग का क्या मतलब है। आप समझिए ज़रा कि एक बिंदु में और आपको इस चर्चा से पहले बताना चाहूँगा कि फोरेंसिक साइंस के दो पहलू हैं। एक है टेक्नोलॉजी और एक है उसका प्रोसीजर। टेक्नोलॉजी का मतलब है जो उसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं, कैसे वो टेक्नोलॉजी बनी है। तो मैं अक्सर ये स्टेटमेंट देता हूँ, बोलता भी रहता हूँ मैं। आज एक आर्टिकल भी मेरा द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है, जिसका नाम ही है फोरेंसिक मिसस्टेप लीडिंग टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। उसे मैं अपनी वेबसाइट पे भी लगाऊंगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जो भी फोरेंसिक साइंस है, साइंस जरूरी नहीं है कि वो झूठ बोले या साइंस में भी परफेक्ट, बट द पर्सन हु इज एनालाइजिंग द सैंपल, वो कोई भी गड़बड़ कर सकता है। तो इसमें जो दो पहलू हैं, एक है टेक्नोलॉजी और एक है उसका प्रोसीजर। टेक्नोलॉजी कितनी भी आप अच्छी ले आइए, लेकिन अगर उसको लागू करने वाला व्यक्ति दूषित मानसिकता से है, उसका कोई दुराग्रह है या कोई अन्य उसका विशिएटेड ऑब्जेक्टिव है, तो वो पूरे के पूरी इस फोरेंसिक विधा को खराब कर सकते हैं, जिससे अन्याय होने की संभावना बढ़ेगी। तो ड्राई लैबिंग क्या है? ड्राई लैबिंग ना केवल फोरेंसिक्स में, बल्कि मैं आपको एक और जीवंत उदाहरण बताता हूँ। जिन दिनों में कोविड से पूरी विश्व ग्रसित था और उन दिनों RT-PCR कराए जाने की बात होती थी, ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली, अखबारों में भी निकला कि साहब अमुक लैब के द्वारा बिना सैंपल को टेस्ट किए ही रिपोर्ट बना दी गई। तो बिना प्रॉपर टेस्ट किए हुए या बिल्कुल ही टेस्ट ना करके और रिपोर्ट बना देने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ड्राई लैबिंग कहते हैं। आपने फोरेंसिक सैंपल भेजा थाने से या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और वो लेबोरेटरी में गया, किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट को वो अलॉट हुआ उसकी एनालिसिस करने के लिए, और अगर वो उस सैंपल की एनालिसिस ही ना करे और ऐसे ही मैनिपुलेट करके और उसका रिपोर्ट बना दे, तो इस प्रक्रिया को ड्राई लैबिंग कहा जाता है। अब सोचिए इससे बड़ा क्या फ्रॉड हो सकता है। तो साथियों, फोरेंसिक में दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फोरेंसिक मिसकंडक्ट एंड फोरेंसिक फ्रॉड। किसी अगले एपिसोड में मैं जल्दी ही, जो बड़ा वाला हम कार्यक्रम करते हैं जिसको हम लाइव भी रिले करते हैं, उसमें मैं अगला कार्यक्रम फोरेंसिक मिसकंडक्ट और फोरेंसिक फ्रॉड पे ही मैं इस बात की चर्चा करूंगा, जो विस्तृत होगा। लगभग 1.5-2 घंटे का वो कार्यक्रम होगा और मैं समझता हूं कि वो फर्स्ट या सेकंड वीक सितंबर में हम करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ड्राई लैबिंग की
की मैं घटना बताता हूँ आपको, उससे और बात समझ में आएगी। 2003 से लेकर के 2012 में अमेरिका के अंदर बॉस्टन स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी, जहाँ पे हम क्राइम लैब बोलते हैं उसको अमेरिका में, जो हमारी फोरेंसिक लेबोरेटरी है वहाँ उसको क्राइम लैब बोला जाता है। तो बोस्टन स्टेट क्राइम लेबोरेटरी के अंदर मैसाचुसेट्स में ये महिला एक्सपर्ट थी और ये ड्रग एनालिस्ट थी, यानी कि जितने भी आपका नारकोटिक्स के या और इस तरीके से जो ड्रग से रिलेटेड एनालिस्ट थी ये करती थी। तो इनके बारे में ये था कि मान लिया कोई व्यक्ति जो एक्सपर्ट है, जो बहुत मेहनत करने के बाद मान लिया वो पूरे दिन में 5 सैंपल करते हैं, तो ये कम से कम 10-12 सैंपल की रिपोर्ट बना देती थी और सारी रिपोर्ट जो थी वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में होती थी, यानी कि वो इनकल्पेटरी एविडेंस, यानी कि उससे चाहे व्यक्ति निर्दोष है या दोषी है, सब दोषी हो जाते थे। क्योंकि जब कोई फोरेंसिक रिपोर्ट चाहे वो गलत तरीके से की गई, लेकिन उसको न्यायालय जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि ये गलत है तो उसको ठीक ही मानेंगे। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई, तो लगभग बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी और समझिए आप कि करीब करीब 24,000 मामले ऐसे थे मैसाचुसेट्स के साथियों कि जब ये घटना खुली कि ये इस तरीके से गलत रिपोर्टिंग करती हैं, बिना वैज्ञानिक विश्लेषण किए ही ये जांच आख्या बना देती हैं। तो जो वहाँ पे जो मेयर थे उनके द्वारा 24,000 ऐसे मामले जो इस तरीके की रिपोर्ट पर आधारित थे, संदिग्ध थे, उनको एक ऑर्डर के द्वारा सारे कन्विक्शन को ओवरटर्न कर दिया गया, यानी कि सारे कन्विक्शन कैंसिल कर दिए गए। और ये मामला खुला कैसे था, इसकी भी मैं आपको थोड़ा चर्चा करता हूँ। एनी दुखन का जो केस है ये खुला कैसे, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये कई गुना सामान्य एक्सपर्ट के मुकाबले में रिपोर्टिंग करती थी। तो इनकी पूरे विभाग में, पुलिस विभाग में बहुत इज्जत थी। क्यों? 2 चीज़ों की वजह से। नंबर 1 तो ये प्रोसिक्यूशन के पक्ष में रिपोर्ट देती थी, तो पुलिस के केस जो हैं वो सब कन्विक्ट हो जाते थे। नंबर 2 ये बहुत फास्ट कर देती थी रिपोर्टिंग, तो पुलिस को और क्या चाहिए या प्रोसिक्यूशन को और क्या चाहिए। तो इसलिए इनको बहुत सारे इनाम और ये बहुत ही एफिशिएंट एक्सपर्ट के रूप में स्थापित थी। अब जो इनके कलीग थे, जो साथी थे, उनको लगा कि भाई हम पूरा दिन बड़ी मेहनत करते हैं और ये हमसे कई गुना रिपोर्ट बना देती हैं, तो अब साथी हैं तो वो सब जानेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लिया कोई आप टेस्ट करते हैं तो उसकी जो किट्स होती हैं, उसका किट के जो रैपर हैं, तो जब ये डस्टबिन लोगों ने जब इन पर नज़र रखनी शुरू की, शिकायतें हुई काफ़ी, लेकिन चूँकि जैसा होता है कि बड़े अधिकारी जो भी रहे होंगे जिनके पास शिकायत थी, वो तो इनको बहुत बड़ी, वो मानते थे कि ये बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो शुरू में इनकी जो कंप्लेंट आई उन पर कोई रिएक्शन या कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब ये बात बढ़ी तो डस्टबिन के जो किट्स के जो खुले हुए रैपर थे, जब लोगों ने उनको गिना और जो इनकी जितनी रिपोर्ट्स इन्होंने दी तो उसमें मिसमैच पाया गया। और अल्टीमेटली फिर जब जांच हुई तो जांच में ये पाया गया कि इन्होंने ये रिपोर्ट फर्जी बनाई है और इसी बात को हम ड्राई लेविंग कहते हैं। इसी तरीके का एक और केस बड़ा फेमस हुआ और ये केस था ह्यूस्टन। टेक्सास स्टेट है यूएस में, वहाँ ह्यूस्टन एक बहुत बड़ा शहर है। मुझे भी वहाँ जाने का और फोरेंसिक साइंस का जो सेंटर है उसमें काम करने का मौका मिला फुलब्राइट के समय में। तो वहाँ भी इस केस की चर्चा हुई थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये केस है 2006 और 2012 के बीच। एक व्यक्ति थे जोनाथन साल्वाडोर, ये भी ड्रग केमिस्ट थे, ये भी केमिस्ट एक्सपर्ट थे। इनके भी यही शिकायत मिली और इन्होंने भी जो रिपोर्ट बनाई थी बहुत सारी, उन सबको नल एंड वॉइड कर दिया गया, शून्य मान लिया गया।
तो साथियों, इस प्रकार की जो ये घटनाएं होती हैं, आप ये जानना चाहेंगे कि ये होती क्यों हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है अनएथिकल प्रैक्टिसेस। जब आप अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, इतना बड़ा काम फोरेंसिक एक्सपर्ट करता है कि वो जो सच्चाई है तथ्यों के पीछे, उसको उजागर करने के लिए फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल होता है। और अगर वो ही गलत करने लगेगा तो फिर तो सत्यता उजागर करने की बजाय तो ये बिल्कुल ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, यानी कि बाढ़ ही खेत को खाएगी। तो फिर कैसे न्याय आप दे सकते हैं। तो एक तो इसमें अनएथिकल प्रैक्टिस है, पहली बात। दूसरा कारण कई बार क्या होता है कि जो हायर अप्स हैं, जब वर्कलोड ज़्यादा होता है, सैंपल ज़्यादा होते हैं या कई और भी कारण होते हैं, तो जल्दी रिपोर्ट बनाने का भी प्रेशर कई बार हमारे एक्सपर्ट्स पर होता है। और भारतवर्ष में भी इस बात की कई बार आपने चर्चा सुनी होगी कि यहाँ पे केस बहुत ज़्यादा होते हैं, सैंपल बहुत ज़्यादा आते हैं। और सैंपल ज़्यादा आने का एक बड़ा कारण साथियों ये भी है कि जो ग्राउंड से जो सैंपल्स आते हैं, वहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके का सैंपल भेजा जाए। तो बहुत सारे सैंपल, अनावश्यक सैंपल भी जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा रिसोर्स का मिस यूटिलाइजेशन होता है। तो एक पुलिस ऑफिसर और फोरेंसिक एक्सपर्ट के नाते मैं कहना चाहूँगा कि हमें एक स्क्रीनिंग सेंटर बनाना चाहिए। जब भी हम किसी सैंपल को भेजते हैं, किसी केस के सैंपल्स को भेजते हैं, तो एक टीम होनी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि इसमें कौन कौन से सैंपल हम भेजें, और अगर ज़रूरत पड़े तो बचे हुए सैंपल बाद में भेजे जाएँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कोई सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, और उसके कई कपड़े लगता है कि वहाँ सीमेन हो सकता है, तो वेजाइनल स्वैब है, उसके जो इनर गारमेंट्स हैं या कोई और, अब ये नहीं है कि वहाँ जो भी कपड़ा मिला उनको सबको ही, अक्सर जो हमारे विवेचक हैं वो जानकारी पूर्ण ना होने की वजह से सबको भेज देते हैं, तो इससे बहुत काम बढ़ जाता है। तो मैंने जो ड्राई लैबिंग का कारण बताया, एक बताया अनएथिकल प्रैक्टिस, दूसरा बताया अनड्यू प्रेशर बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ केसेस। टाइम से उसको करके देने का कई बार प्रेशर होता है, पुलिस का प्रेशर होता है, कई बार पब्लिक आउटक्राई, जैसे जल्दी में करके दीजिए, कोई बड़ा केस है पुलिस पे के ऊपर, उसमें प्रेशर है, तो ऐसे होने की संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें हम एथिकल ज़रूर हों, और रिपोर्टिंग फोरेंसिक की बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं, और इस प्रॉमिस के साथ कि हम जल्दी ही फोरेंसिक मिसकंडक्ट और फोरेंसिक फ्रॉड के बहुआयामीय जो पहलू हैं उनके साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि जो भारत सरकार के द्वारा जो हमारे कानून आए हैं उनमें फोरेंसिक साइंस को बहुत महत्व दिया गया है, तो हम फोरेंसिक साइंस का प्रयोग पूरी शुचिता के साथ, जेन्युइननेस के साथ, पूरे मनोयोग से करें, ताकि जो उसका उद्देश्य है, जिस पर्पज़ से फोरेंसिक साइंस को इतना महत्व दिया गया है, वो सही मायनों में स्थापित हो और न्यायिक व्यवस्था हमारी सुदृढ़ हो, ताकि हम उन्नति कर सकें और हम खुशहाल हो सकें, हम विश्व को भी अच्छे एक्सपर्ट दे सकें, और हमारा ये इंस्टीट्यूट इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए नमस्कार, जय हिंद।